हेलो दर्शकों, आपका बहुत स्वागत है। जैसा आप जानते हैं, हमारी एक श्रृंखला है एक्सपर्ट एडवाइस और उसमें हमारे साथ हैं डॉक्टर स्वरूपा शर्मा। डॉक्टर स्वरूपा शर्मा मेरे साथ एक डेवलप कर रही हैं मेनोपॉज के ऊपर एक सीरीज। मेनोपॉज मतलब रजोनिवृत्ति या जो पीरियड्स जो बंद हो जाते हैं मिडिल एज के आसपास औरतों में, उसके बारे में चर्चा खुल के नहीं होती और रादर इसको छुपाया भी जाता है कुछ 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 जगहों पर। लेकिन हम लोग इसके लिए डिटरमाइंड है कि जो माइंडसेट है या मानसिकता है इसको बदलनी चाहिए। तो पिछले बार डॉक्टर स्वरूपा ने इसका ओवरव्यू दिया था और आज हम लोग इसके बारे में बात करेंगे मेनोपॉज के साथ डाइट कैसे इम्प्रूव करके उसको हम लोग हैंडल कर सकते हैं। डॉक्टर स्वरूपा, आपका बहुत स्वागत है और इनके यूनिक स्टाइल में आप शुरुआत करेंगी। आप प्लीज शुरू करिए, कैसे आप शुरू करना चाहती हैं? हाँ अभिलाषा, जब हम लोग डाइट की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हम प्रभु को याद करके प्रसाद समझ के खाना खाएं। और जो हम लोग स्कूल में अपने विद्यालय में इंदिरा गांधी बालिका विद्यालय में प्रैक्टिस करते थे उससे स्टार्ट करें। जी जी जरूर। तो साथ साथ पहले कर ले जी। चलो। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनाधितमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ठीक है जी। तो अब हम लोग अपनी आज की श्रृंखला शुरू करते हैं। आओ बात करो। और जो हम लोगों ने उस दिन डिस्कस किया था कि हमारा एम क्या है, वी नो पॉज से वी नो पॉज तक अपनी कम्युनिटी, फीमेल कम्युनिटी को ले जाना जी। तो आज हम लोग फोकस करेंगे बेसिकली मेनोपॉज एंड डाइट, राइट डाइट। तो सबसे पहले क्या है अभिलाषा, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, हमारा आहार, हमारा विचार और हमारा व्यवहार तीनों इंटरकनेक्टेड है। हम जो खाते हैं वही हमारे सोच में आता है, हम सोचते हैं, हमारे विचार बनते हैं और वही हमारा एक्शन होता है, हमारे व्यवहार में आता है। तो ये कनेक्शन जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए फूड का, राइट फूड का बड़ा इंपॉर्टेंस है एट एवरी स्टेज ऑफ लाइफ, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो इवन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक इनिशिएटिव है ईट राइट इंडिया, ठीक है, नॉट इन मतलब पर्टिकुलरली इन कंसर्न ऑफ मेनोपॉज, ये सबके लिए है। ईट राइट इंडिया में क्या है कि कल्चर ऑफ सेफ, हेल्दी एंड मतलब बैलेंस जो डाइट है, सस्टेनेबल डाइट फॉर ऑल इंडियंस। क्या है, कल्चर ऑफ सेफ, हेल्दी एंड सस्टेनेबल। सेफ कैसे होगा, अगर हाइजीन मेंटेन करेंगे, पर्सनल एंड सराउंडिंग एनवायरमेंटल हाइजीन। हेल्दी कैसे होगा, अगर बैलेंस डाइट होगा, मीन्स उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हो गए, जितने भी विटामिन्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स है वो एडिक्वेट अमाउंट में हो। अगर इसको थोड़ा फूड के टर्म्स में बता दें, क्योंकि हो सकता है कि बहुत सारे I will let you know, आगे है ना। और उसको डाइवर्सिफाइड मिक्स डाइट हो, है ना, ताकि हर प्रोटीन आए, कार्बोहाइड्रेट भी आए, फैट या हेल्दी फैट आए एंड मिनरल्स एंड विटामिन्स। ऐसा डाइट जो लोकल हो, सीजनल हो और हमारे प्लैनेट को कम डैमेज करे, मतलब फूड वेस्ट ना हो। तो ये सब कुछ सिनेरियो को ध्यान में रखते हुए हम लोग ने मतलब इसको डिस्कस करना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इसमें बड़ा अच्छा टैगलाइन है कि वो बेहतर जीवन, ठीक है। तो मेनोपॉज में भी ये एप्लीकेबल है ना। ये एकदम होलिस्टिक टर्म है, सही भोजन बेहतर जीवन। तो अब इस लाइट में हम लोग स्टार्ट करेंगे मेनोपॉज के डाइट पे, और आगे मैं इस चीज को भी एक्सप्लेन इलैबोरेट कर दूंगी। तो कुछ टेक्निकल चीजें हमें जाननी चाहिए। जैसे 1 ग्राम अगर हम लोग कार्बोहाइड्रेट लेते हैं या 1 ग्राम प्रोटीन लेते हैं, तो वी ऑल नो, मैं तो उन्हीं चीजों को रिपीट कर रही हूँ, ये कॉमन चीजें हैं। तो ये हमारा जो है वो 4 कैलोरी जो है वो एनर्जी हमें मिलती है, और जब हम फैट लेते हैं तो 9 कैलोरी मिलती है। तो हमें एनर्जी भी चाहिए, हमें स्ट्रेंथ भी चाहिए, हमें मसल भी चाहिए,
एंड है ना, हर चीज चाहिए, हमारा जो है पूरा सिस्टम जो रन करेगा, तो उसी हिसाब से हमारी कैलोरी 2000 3000 डिपेंडिंग अपॉन आवर एक्टिविटी होती है। लेकिन हाँ, मेनोपॉज में क्या होता है, जैसे ही एस्ट्रोजन फॉल करता है तो उसके साथ ही क्या होता है, हमारा फैट बढ़ना शुरू होता है और हमारा मसल मास कम होना शुरू होता है। ठीक है, अगर मसल मास कम होगा तो क्या होगा, हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा, बिकॉज मसल मैटर्स। मसल का जो है वो हमारा बेसल मेटाबॉलिक रेट को हाई करके रखता है, तो बेसल मेटाबॉलिक रेट जो है वो स्लो हो जाता है। तो दैट वे क्या होता है कि वो जब स्लो होता है तो हमें अपनी डाइट को रीप्लान, रीशेड्यूल, जैसे भी समझो, मतलब उसे हमें रीथिंक करना होता है। तो रफली जो है हमारा 1200 कैलोरी, या अगर बहुत एक्टिव हैं तो 1600 कैलोरी, 1800, डिपेंडिंग ऑन कितना जिम कर रहे हैं, कितना एक्सरसाइज कर रहे हैं, कितना कार्डियोवैस्कुलर कर रहे हैं, इट विल डिपेंड। तो ये कोई मतलब एक फिक्स्ड पैरामीटर नहीं है, ये सब समवेयर बिटवीन 1200 to 1800। हाँ, इंडिविजुअल जो है ना, ये गोल इंडिविजुअल होगा, इसको हम लोग यहाँ डिस्कस कर भी नहीं पाएंगे। तो अब बात है कि हम लोग न्यूट्रिशनल हैबिट्स पे क्यों डिस्कस कर रहे हैं, why we are talking about menopause exactly, in it's not about fitness, तो इसलिए हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, बिकॉज ये हमारी लॉन्जिविटी को डिसाइड करेगा एंड हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को डिसाइड करेगा। तो बेसिकली हमारा टारगेट क्या होगा, टारगेट होगा हमारा लो फैट, प्लांट बेस्ड, कैल्शियम एंड प्रोटीन रिच, एंटीऑक्सीडेंट रिच, एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट। ये हमारा टारगेट है, गोल है। और इसको हम लोग क्यों, ये गोल है सो दैट हमारा बीपी कंट्रोल में रहे, हमारा शुगर कंट्रोल में रहे, हमारा कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में रहे, है ना, हमारा कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ जो है वो अच्छा हो, हमारा फैट मास जो है वो रिड्यूस हो, हमारा बोन हेल्थ जो है वो इम्प्रूव हो, हमारा मायो प्रोटेक्शन, मतलब मसल हमारी जो है, जो लीन बॉडी मास है वो इम्प्रूव करे, और साथ में हमारा हाइड्रेशन। हाइड्रेशन में क्या है, दैट बूस्ट आवर मेटाबॉलिज्म। हाइड्रोथेरेपी बहुत जगह टर्म यूज होता है, और साथ में यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन एंड कॉन्स्टिपेशन को भी ये कंट्रोल करेगा। हाइड्रेशन जो है ना, पानी, 3 से 4 बोतल पानी पर डे। तो अब हम लोग आ जाएं कि बेसिकली मेनोपॉज ट्रांजिशन में जैसे ही हमारा एस्ट्रोजन, मैं एक्चुअली कुछ चीज़ों को मैं बार बार रिपीट करती हूँ, रीजन क्या है, फॉर क्लैरिटी, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि कहीं कहीं टेक्निकल टर्म्स है हमारे, कहीं वो सिंप्लीफाइड भी है, तो दोनों का मिक्स, तो इसलिए रिपीट करती हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो वो जो हमारा मेनोपॉज ट्रांजिशन जो है, उसमें हमने उस समय भी हम लोगों ने ओवरव्यू में भी डिस्कस किया था कि हमारा एस्ट्रोजन फॉल करेगा तो हमारे जो लीन बॉडी मास है ना, वो जो है वो भी फॉल करेगा और मास बढ़ेगा। साथ में क्या होगा कि जब हम कोई भी ऐसा मील लेते हैं जो कि बहुत ही कार्बोहाइड्रेट रिच हो और हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स है ना, बहुत फैशनेबल टर्म है, ग्लाइसेमिक जानते हैं, तो जो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, मैं डिस्कस नहीं करूँ, वो पास्ता है, मैदा है, पिज्जा है, बर्गर है, रिफाइंड, ज्यादा रिफाइंड एंड व्हाइट एंड ट्रांस फैट है ना, तो ये सब हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले हैं। तो इनका क्या होता है, जैसे ही हम हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड लेते हैं, हमारे पैनक्रियाज का बहुत ही होता है, हमारा इंसुलिन सिक्रीशन जो है वो बहुत तेज होता है, और जैसे ही इंसुलिन तेजी से सिक्रीट होगा, द मोमेंट वो क्या करेगा कि हमें शुगर को तेजी से फॉल कराएगा, एंड शुगर तेजी से फॉल होगा, हमें अगेन हंगर एंड अगेन ओवर ईटिंग। गॉट माय पॉइंट है ना, ये एक साइकिल है, इसलिए हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स को हमें डिस्करेज करना है, और हमें हाई ग्लाइसेमिक फूड से ज्यादा इंसुलिन निकलता है, फिर शुगर फॉल होता है और फिर भूख लग जाती है, तो आप एक विशियस साइकिल में फंस जाते हैं, फंस जाते हैं, है ना। तो उससे हमें अपने को निकालना है, तो हमें लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स कार्बोहाइड्रेट को प्रीफर करना है। ठीक है, अब क्या है कि यहीं पे हम लोग डिस्कस कर ले थोड़ा सा मेटाबॉलिक सिंड्रोम होता है क्या है, ये भी बहुत ही कॉमन और फैशनेबल टर्म है। तो जब तक एस्ट्रोजन है तब तक फीमेल्स प्रोटेक्टिव हैं, लेकिन जहां एस्ट्रोजन गया वैसे ही हम लोग मेटाबॉलिक सिंड्रोम के भी चपेटे में है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम हम लोग जानते हैं क्या है, इंसुलिन रेजिस्टेंस है, बीपी बढ़ा हुआ है, ओवरवेट या ओबेसिटी जो वेस्ट साइड इंक्रीज होता है, एंड अनहेल्दी लेवल ऑफ ब्लड फैट्स है। यही है इन नटशेल। तो ये क्या करता है, तो जो हमारी जो ब्लड वेसल्स है ना, उसकी जो लाइनिंग होती है एंडोथीलियम, उसकी जो है वहां पे डिसफंक्शन कराएगा, वहां पे प्लेक्स जमते हैं, प्लेटलेट्स आके जमा होते हैं, क्लॉट्स बनते हैं, या उसको हम लोग हमारी लैंग्वेज में एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। एथेरोस्क्लेरोसिस, हाँ, तो वही प्लेग अगर ब्रेन में चले गए तो स्ट्रोक हो सकता है, हार्ट में चले गए तो कोरोनरी आर्टरी में चले गए तो हार्ट अटैक हो सकता है,
एंड अगर हमारे इंसुलिन रेसिस्टेंस बढ़ा तो डायबिटिक हम हो जाएंगे। मतलब इसमें जो एक बार अगर ईस्ट्रोजन फॉल होना शुरू होता है तो क्या क्या चेंजेस हो सकता है, कितना कुछ हो सकता है, कितना मतलब हार्ट अटैक की पॉसिबिलिटी बढ़ सकती है, ब्रेन स्ट्रोक की पॉसिबिलिटी भी बढ़ सकती है, डायबिटीज की बढ़ सकती है, डायबिटीज की बढ़ सकती है, बहुत ही डाइवर्सिफाइड चेंजेस आते हैं एंड डाइवर्सिफाइड रिस्क फैक्टर्स हैं। तो एक्चुअली ये बताना इसलिए कि हमारी डाइट उसी हिसाब से गाइड होगा। तो डाइट को उसमें बहुत ही कंट्रोल करना जरूरी है। और क्या डाइट जो एक फैशनेबल कॉन्सेप्ट है चीट डेज, वो तो चलेगा अभी भी लगता है कुछ। चीट डेज हमेशा चलेगा प्रोवाइडेड यू हैव अ डिसिप्लिन फॉर चीट डेज। ऑल डे चीटिंग नहीं करनी है, चीट डे को ही चीट करनी है, ऐसा नहीं कि चलो खा लेते हैं। एवरग्रीन नहीं होगा। यस चीट डे एवरी डे चीट डे नहीं हो सकता, once in a while can be a cheat day। बिल्कुल तो वो अभी भी है सबके पास, सब लोग सुन लें, लेकिन बाकी दिन अपने आप को बचा के रखें, जैसे सेविंग फॉर रेनी डे टाइप का कॉन्सेप्ट हुआ यहाँ पे। या तो थोड़ा सा यहाँ पे ये भी देख लें कि लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो हमारे फूड है उसमें क्या आते हैं। तो हमारे जो भी होल ग्रेन है ना, उसके बाद जो फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, सैलड्स, जो भी फॉर्म में लेग्यूम्स जो हैं, जो डेयरी प्रोडक्ट्स एंड नट्स, ये जस्ट एक अभी है, इसको और डिटेल में भी डिस्कस करते जाएंगे। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि हमारा गट हेल्थ अफेक्ट होता है। तो एक टर्म है फीड योर माइक्रोबायोम, मतलब अपने गट का जो प्रोबायोटिक हेल्दी बैक्टीरिया है उसको फीड करो। कैसे फीड करोगे? तो एक तो बहुत कॉमन है कि हम जो फर्मेंटेड योगर्ट यूज करते हैं या कर्ड यूज करते हैं, वेरी हेल्दी फॉर आवर गट। एंड उसके अलावा जितने भी कलर्ड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं, है ना, मतलब वो कलर्ड शिमला मिर्च, उसको पीपर बोलो, जो भी वो समझे, बेल पीपर है ना, रेड है, येलो है, ग्रीन है, कैबेज या कैरेट है, ब्रोकोली है ना, जो भी कलर्ड है, तो वो सब के सब जो है ना, वो भी हमारे गट हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं। और इसके मतलब कहने का मतलब जो भी प्लांट्स ग्राउंड के ऊपर ग्रो करता है, नॉट बिलो ग्राउंड, वो हेल्दी है। ये इम्पोर्टेंट है ना, ये इम्पोर्टेंट है। हमारा टारगेट है, हमारा BMI जो है वो 18 to 25 के बीच में मेंटेन्ड हो। फिर अगेन अब हम आ जाए यहीं पे कैल्शियम के बारे में। कैल्शियम जो है वो तुम्हारा मेन मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स है ना, मिल्क है, कर्ड है, पनीर है, छोटा सा चीज ले लिया कोई दिक्कत नहीं है अगर डेली बेसिस पे ले रहे हैं तो, है ना। तो ये सब हमारा, ये सब जो है वो हमारे कैल्शियम का जो लेवल है उसको मेंटेन करता है। बिकॉज एस्ट्रोजन गॉन, ये मेटाबॉलिज्म जो है कैल्शियम में विटामिन डी मेटाबॉलिज्म वो भी गॉन, तो उसको हमें इम्प्रूव कराना है। तो क्योंकि तभी हमारा बोन हेल्थ अफेक्ट होता है। तो इसका जो डोज है वो 1000 से, मतलब रिक्वायरमेंट है वो हमारी 1000 to 1200 मिलीग्राम पर डे की है। तो अगर मिल्क भी अगर हम 500 ml से 750 ml तक भी ओवर द डे लेते हैं तो दैट इज वेरी गुड। और उसके अलावा अगर बाय द वे हम पोस्ट मेनोपॉजल है, हमारी रिक्वायरमेंट और बढ़ रही है, या फिर अगर मेनोपॉज में भी हम उतना हमारा इंटेक नहीं है तो सप्लीमेंट लेने में कोई दिक्कत नहीं है। कैल्शियम की टैबलेट्स मार्केट में इजीली अवेलेबल है। और स्टोन वगैरह का है फॉर्मेशन तो वो एक कॉन्ट्रा इंडिकेशन, जहाँ ज्यादा स्टोन बन रहा है तो कुछ हेल्दी वाले भी कैल्शियम सॉल्ट्स अवेलेबल हैं जो स्टोन्स कम बनाते हैं। तो उस तरीके से सेलेक्ट करके अपने डॉक्टर से गाइडेंस के लिए, डॉक्टर से गाइडेंस कैल्शियम पे फोकस करना है। तो हमें लेकिन जैसे डेयरी नहीं लेते हैं, जैसे हम लोग पिछली बार बात कर रहे थे, तो आपका क्या कहना है? आलमंड मिल्क या सोया मिल्क ये सब भी वो तो ले सकते हैं अभी उस पे हम लोग आएंगे भी। अच्छा। वो ले सकते हैं, आलमंड मिल्क, सोया मिल्क ले सकते हैं, बट मिल्क जो है, अब काऊ मिल्क तो मिलता नहीं, इवन पैकेट वाला मिल्क इज ऑल्सो क्वाइट गुड बिकॉज दैट इज फोर्टिफाइड। तो जो नहीं लेते हैं वो कैल्शियम की टैबलेट ले सकते हैं। फ्रूट बेस्ड जैसे पालक है, स्पिनच है गया, या फिर तुम्हारा कस्टर्ड एप्पल, शरीफा, ये सब भी काफी अच्छा सोर्स है कैल्शियम का। अच्छा। तो उधर वो शिफ्ट कर सकते हैं। और ठीक है, सोया मिल्क एंड आलमंड मिल्क इज नॉट बैड, वेरी गुड, लेकिन डेफिनेटली सबको अवेल नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं, कॉस्ट है ना, वो सब भी हमें देखना है। तो जो कॉमनली ये है कि हमें वैसे मिल्क से हमें परहेज नहीं करना चाहिए बिकॉज लैक्टोज इंटॉलरेंस बहुत कम लोगों में है। टेस्ट इंटॉलरेंस है लेकिन लैक्टोज इंटॉलरेंस कम ही लोगों में है। उसको हम लोग इंटरप्रेट कर लेते हैं कि लैक्टोज, कि हमें सूट नहीं करता, है ना। अच्छा। उसके बाद क्या है, कैल्शियम पे जब हम बात करेंगे तो यहीं पे हम लोग विटामिन डी की भी बात कर लें। तो विटामिन डी बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज अगर विटामिन डी हम नहीं लेंगे तो हमारा जो है वो क्या होगा कि कैल्शियम अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं होगा। तो विटामिन डी तो ओनली सोर्स हमारा सनशाइन है। बेसिकली विटामिन डी एक हार्मोन है, ठीक है ना, ये विटामिन नहीं है, ये हार्मोन है, और ये हमारे कैल्शियम मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करता है। अगर वो नहीं होगा एडिक्वेट तो कैल्शियम अच्छे से मेटाबॉलाइज नहीं होगा। और नेचुरली ड्यू टू सीडेंटरी लाइफस्टाइल एंड एयर कंडीशनर एंड ऑल,
नो एक्सपोजर, जो बिजी लाइफ शेड्यूल है तो नो एक्सपोजर टू सनलाइट, तो हमारे पास सनशाइन विटामिन तो है ही नहीं। तो विटामिन डी तो लेना है, बट ऐसा नहीं कि माइंडलेसली लेना है। आई हैव सीन पेशेंट्स की वो सालों साल विटामिन डी लेते हैं, तो वैसे नहीं करना है। उसका जो है एक सर्टेन मतलब डोज है, अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। हाँ, डोज मैं बहुत ज्यादा यहाँ नहीं डिस्कस करूंगी बिकॉज इट बिल्कुल वो तो इंडिविजुअल स्पेसिफिक वो हो जाएगा। बट रफली क्या है, जो 51 से 70 के एज ग्रुप में है उनकी 600 इंटरनेशनल यूनिट की पर डे की रिक्वायरमेंट है, और अगर ग्रेटर देन 70 ईयर्स के हैं तो 800 की रिक्वायरमेंट है। अब कोई माइंडलेसली अगर 4000 से ज्यादा ले रहे हैं या उसका एब्यूज कर रहे हैं, तो ये फैट सॉल्युबल विटामिन होता है, विटामिन डी। तो ये बॉडी में डिपॉजिट होगा और ये फिर रिवर्स एक्शन करेगा, बोन को जो है वो वीक कर देगा एंड हमारी किडनी को भी डैमेज कर सकता है। तो ये देखना है कि 10 मिनट अगर हमें मिल जाए, जो कि बहुत बड़ी ब्लेसिंग है एक्चुअली, बहुत बड़ी लग्जरी है बेटर टू से, कि 10 मिनट भी अगर हमें मिल जाए मिड डे में, अगर सनलाइट हमें मिल जाए, तो जैसे वो हमारे फेस पे एक्सपोज हो जाए, हैंड्स हो गए, लेग्स हो गए, एक्सपोज हो जाए, उतने से भी काम चल जाएगा, उतने से काम कुछ तो चलता है। यस, तो जो अल्ट्रावायलेट रेज है स्किन के नीचे वो विटामिन डी हमारे बना देते हैं। तो दैट वे विटामिन डी जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कैल्शियम के साथ साथ। दोनों को हम अलग नहीं कर सकते, कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर है। अदर रिक्वायरमेंट फिर आप आयरन पे आ जाओ। तो आयरन का जो भी सोर्स है, जैसे चुकंदर, गाजर, केला, सेब, है ना। जो नॉन वेजिटेरियन है वो लीवर ले सकते हैं, जिसको कलेजी भी बिहार में कहते हैं। आई डोंट नो कि अदर लोकेलिटी में लोग क्या कहते हैं, है ना। तो दैट इज गुड सोर्स ऑफ आयरन। उस खजूर है, गुड़ है, ये सब जो है ना अच्छे सोर्स है। तो आयरन हमें लेना है, रफली रिक्वायरमेंट 8 मिलीग्राम पर डे की है। नेक्स्ट है फाइबर। फाइबर वंडर है। फाइबर वंडर क्यों है? क्योंकि फाइबर जो है, हाई फाइबर डाइट, हर जगह शुगर है, बीपी है, थायराइड है, मेनोपॉज है, हाई फाइबर डाइट। बिकॉज कॉन्स्टिपेशन नहीं है तो आपका गट हेल्थ अच्छा है, तो आपको बहुत सारी जो अनइजीनेस है, स्वेलिंग है, ब्लोटिंग है, गैस की प्रॉब्लम है, ये सब ठीक हो रहेगी, है ना। तो इसलिए फाइबर बहुत ही, हाइड्रेशन और फाइबर बहुत इम्पोर्टेंट है। ये फाइबर अलग रूल है। फाइबर जो है वो हमारा जो है वो कोलेस्ट्रॉल को रेट करता है। ये क्या करता है कि कुछ स्मॉल चेन फैटी एसिड बनाता है, तो करके जो है वो फिर जो शॉर्ट चेन होते हैं वो हमारी बैक्टीरिया को बूस्ट करते हैं। प्लस अगर फाइबर है तो कॉन्स्टिपेशन बहुत इंपॉर्टेंट है फीमेल के लिए। पेल्विक फ्लोर मसल कहाँ है? जहाँ हमारे वो वंडरफुल थिंग है वो है फाइबर, बहुत ही वंडरफुल है फाइबर। और फाइबर का रोल हर जगह है, चाहे वो बीपी मैनेज करना हो, मतलब ब्लड प्रेशर मैनेज करना हो, शुगर मैनेज करना हो, कॉन्स्टिपेशन मैनेज करना हो, या मेनोपॉज मैनेज करना हो। बिकॉज फाइबर तो फाइबर जो है उसके सोर्स भी देख लो। सोर्स क्या क्या है? तो स्प्राउट्स है ना, चना मूंग जो हम अंकुरित करके खाते हैं, या फ्रूट्स हो गए जितने भी, जो वेजिटेबल्स हो गए, जो होल सीरियल्स हो गए, होल ग्रेन्स मतलब जो हो गए, और जितने भी हमारे मिलेट्स वगैरह हैं, जो नट्स हैं, है ना, जो मतलब ज्वार, बाजरा और कोदो, साबी, रागी, जिसको गरीबों का भोजन कर रहे थे, कहते थे, आज वो हाईली ऑर्गेनिक फूड एंड हाईली मार्केटिंग उसकी बहुत ज्यादा है, और काफी मतलब इजीली अवेलेबल नहीं हो रहा है अच्छी क्वालिटी, है ना, इतनी डिमांड में। अचानक से बहुत कॉस्टली भी हो गया इसी वजह से। हाँ, एग्जैक्टली, वंडर फूड की कैटेगरी में आ गया, वंडर फूड में आ गया, और है भी, क्योंकि उसका फाइबर कंटेंट भी बहुत अच्छा है। रागी का कैल्शियम बहुत अच्छा है, दही में मिला के काफी अच्छी उसकी लस्सी, नमकीन लस्सी बन सकती है, है ना। तो ये साउथ में लोग बहुत यूज करते हैं, बहुत यूज करते हैं, रागी कर्नाटक में तो बहुत ही ज्यादा। हाँ। तो फाइबर बेसिकली एंटी इंफ्लेमेटरी भी है। तो फाइबर क्या करता है कि ये तो एक क्या है कि फाइबर बल्क में जो है हमारे गट में जाता है और हमें कॉन्स्टिपेशन से फ्री करता है, हमारी गट मोटिलिटी को बढ़ाता है। दूसरा क्या है, ये एंटी इंफ्लेमेटरी है। कैसे? तो ये जो है वो गट के जो बैक्टीरिया होता है वो फाइबर पे एक्ट किया, और ये शॉर्ट चेन फैटी एसिड बनाता है। अब ये जो शॉर्ट चेन फैटी एसिड जो होता है ये इन्फ्लेमेशन को कम करेगा। तो जो जैसे पेन है, जो बॉडी में स्वेलिंग है, जो इडिमा टाइप देखोगे कि मेनोपॉज, वो सब चीजें जो टोन्ड बॉडी जो नहीं रहती है, अगर फाइबर लोगे तो दैट विल हेल्प दैट वे। अब पेन भी कम होगा, है ना। तो इन्फ्लेमेशन को कम करता है, ये है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज फीमेल के लिए मेनोपॉज में क्या है कि ये फाइबर हमारी पेल्विक फ्लोर हेल्थ को इम्प्रूव करता है। अब ये पेल्विक फ्लोर पहले है क्या? तो बेसिकली पेल्विक फ्लोर जो है वो एक प्लेन है जहां से हमारा एनस है ना, और जहां से हमारा जो है यूट्रस, मतलब जो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है और जो हमारे एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स जो हैं वो वहां पे हैंग करते हैं।
तो वो जब हैंग करते हैं तो तुमने सुना होगा कि फीमेल्स जो है वो कंप्लेन करती हैं कि उनको जो है इनकॉन्टिनेंस मतलब यूरिन का सडन लीकेज हो रहा है, या स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस या अर्ज इनकॉन्टिनेंस उसको कहते हैं। वो हम लोग बाद में डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं। या फिर कुछ लोगों का यूट्रस जो है बच्चेदानी बाहर आ गई है ना, प्रोलैप्स हो तो जाता वो क्या होता है उसको प्रोलैप्स हो जाता है, प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस। या फिर उनका जो है कभी मान लो कि जैसे पाइल्स हो गया है ना, तो ये सब चीजें क्या है, किसी किसी को तो रेक्टल प्रोलैप्स भी मतलब फीमेल दोनों को होता है। तो पेल्विक फ्लोर जो है, पेल्विक फ्लोर वो कैसे स्ट्रेंथन, तो फाइबर होगा तो कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, तो हम जो है ना उसको प्रेशर नहीं अननेसेसरी देंगे तो वो हमारा स्ट्रेंथन होगा। along with Kegels exercise, Kegel है ना, exercise Kegels exercise का है रोल है, हाँ वो भी वो मतलब लोगों से निवेदन है कि प्लीज आप लोग गूगल करके पे देखें, हाँ Kegels exercise देखें और मेनोपॉज में जरूर करें। जब हम लोग फिजिकल एक्टिविटी इन मेनोपॉज पढ़ेंगे डिस्कस दैट आल्सो जी, ठीक है। हम लोग यहाँ तक आगे हाइड्रेशन। अच्छा, हाइड्रेशन हम लोग कैसे हाइड्रेशन अच्छा कर सकते हैं? तो हाइड्रेशन के लिए क्या है भाई, तुमने नमकीन, देखो मैं मीठे पे बिल्कुल जोर नहीं दे रही, नमकीन लस्सी ले लो, घर का निकाला जूस ले लो भाई, संतरे का लो, माल्टा का लो, या नींबू का, मतलब वाटरमेलन भी इजी पड़ता है। हाँ, बहुत तरह के जूस है, चुकंदर का लो, बहुत तरह के जूस है, मतलब वो सब मेरे से ज्यादा गृहिणी लोग ही ज्यादा जानते भी हो सकता है, जो और लोग मेरे से ज्यादा उसमें एनलाइटेंड होंगे। सत्तू ले लो, है ना, सत्तू बहुत अच्छा है ना, रोस्टेड चना का जो फ्लोर है दैट इज सत्तू। इट इज वेरी पॉपुलर इन नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया, स्पेशली यूपी एंड बिहार। हाँ, और अब तो यहाँ भी लोग समझने लगे, जानते हैं कि ये क्या मैजिक है, ये वंडर फूड हो गया, या वंडर फूड है। चूड़ा भी, जो हम लोग जो पोहा जो इधर लोग ऐसे खाते हैं, हम लोग दही के साथ खा लेते हैं, वो भी वंडर फूड हो गया। और उससे बढ़िया फास्ट फूड नहीं है, इन दोनों से अच्छा है, हेल्दी फास्ट फूड, बिल्कुल फास्ट फूड है। तो नींबू पानी ले लो, नारियल पानी ले लो, मतलब तुम्हारे पास कॉस्टली से लेके और इकोनॉमिकल ऑप्शन भी है, ठीक है। अब है कि थोड़ा सा मेनोपॉज में हम कुछ फूड होते हैं जिसे को ट्रिगर फूड कहते हैं। ट्रिगर फूड है जो कि हमारे हॉट फ्लशेज और नाइट स्वेट्स को बढ़ा सकते हैं, तो उन्हें हमें अवॉइड करना है। जैसे स्पाइसी फूड, दो स्पाइसी फूड अगर मॉडरेशन में लें तो जितने भी हमारे गरम मसाले हैं, जैसे मान लो इलायची है, दालचीनी है, या तेजपत्ता है, सबके मैं एक्चुअली हिंदी में बता रही हूँ, बट इंग्लिश नेम भी सब लोग जानते ही होंगे, बट हिंदी सब लोग समझ लेंगे इसलिए मैं बता रही हूँ। मतलब तो आपने कार्डेमम बोला, हाँ कार्डेमम बोला, या कोरिएंडर है, हाँ, मतलब ये सारी जो चीजें जिसको कहते हैं, क्यूमिन सीड्स हैं जो कि जीरा हो गया, तो ये सब जो भी है ना हमारे, हींग हो गई, तो ये सारे, हाँ सौंफ हो गई हमारी, फनेल सीड, तो ये सब जितने भी हमारे जो गरम मसाले हैं, इनको अगर हम लोग मॉडरेशन में यूज करें तो बहुत हेल्दी है, एंटीऑक्सीडेंट है। बट अगर ज्यादा यूज करें, ज्यादा स्पाइसी, ज्यादा ऑयली लेंगे, तो फिर वो हॉट फ्लशेस क्रिएट करेंगे। अच्छा। तो इसको कम अमाउंट में तो जरूर यूज करना है, बट एक्सेस नहीं, क्योंकि बहुत बार इंडियन फूड जो है बहुत ऑयली और स्पाइसी, बहुत ऑयली और स्पाइसी, तो उसको हमें उस पे वर्क करना है, वो भी हम लोग और आगे चलेंगे। लेकिन मतलब ये ध्यान रखेंगे सब लोग कि हॉट फ्लशेस का जो की चाबी जो है वो मसालों में है। मसाले स्पाइसी बहुत नहीं खाना है, बहुत नहीं खाना है, थोड़ा सा जरूर खाना है, हाँ थोड़ा बिल्कुल हल्का तो जरूर लेना है, बिकॉज एंटीऑक्सीडेंट है। ये खुद भी जज करना है अपने ट्रिगर इंडिविजुअल, अपने ट्रिगर फूड को या ट्रिगर स्टिमुलाई को खुद भी आइडेंटिफाई करना है, बिकॉज दैट मे वेरी, है ना, विमेन टू विमेन वेरी कर सकता है। स्मोकिंग, अल्कोहल, कैफीन, ग्रेट नो नो नो, है ना। आजकल तो पता नहीं, हम लोग की जनरेशन में तो नहीं, यंगर में ड्रग अब्यूज भी सुनते हैं, आई डोंट नो कितना सच है कितना मुझे नहीं पता, बट वो सब तो नो नो। प्लस क्या है, फाइटोएस्ट्रोजन, जिसमें आइसोफ्लेवेन्स होते हैं। तो जो फाइटोएस्ट्रोजन है वो क्या है, वो हमारी बॉडी के एस्ट्रोजन को जो है, जो प्लांट बेस्ड एस्ट्रोजन है, वो हमारी बॉडी को मिमिक करेगा, बॉडी के एस्ट्रोजन को, तो उसको हमें लेना है। वो किस में मिलेगा, तो मेनली वो जो सोया का अब रोल है ना, तुम्हारा जो सोया मिल्क है, टोफू जो सोया वाला पनीर बनता है, लिनसीड जो फ्लैक्स सीड, चिया सीड्स और जितने तरह के तमाम सीड्स हम लोग खाते हैं, सीड्स जो है, हाँ बिहार में हम लोग तीसी कहते थे, तीसी, फ्लैक्सीड, हाँ फ्लैक्सीड, है ना। तो वो ये जो है, ये तुम्हारे जो है सारे जो है ये फाइटोएस्ट्रोजन है, ये तुम्हारे ट्रिगर को भी कम करेंगे और ये हार्ट फ्रेंडली भी है ना। और मतलब फीलिंग बहुत होते हैं, मतलब आपको और महसूस कराए, पेट भरा हुआ जैसा महसूस होगा। एग्जैक्टली। तो सोयाबीन जो है ना, आप उसका सोयाबीन जो है केवल इतना ही नहीं, सोयाबीन न्यूट्रीला के फॉर्म में काफी हम लोग के बचपन से बहुत पॉपुलर रहा है,
सोयाबीन पहले तो मुझे खाने में बहुत खराब लगता था, बट उसको अगर बॉयल करके जो सोयाबीन जो नेचुरल है उसको पहले गरीबों का प्रोटीन भी कहते थे। आई डोंट नो अभी का कॉस्ट कंपैरिजन आई कांट से, बट जब हम लोग पढ़ते थे तो उसको गरीबों का प्रोटीन हमारे प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन में मेंशन था कि सोयाबीन गरीबों का प्रोटीन है। तो वो जो सोयाबीन है ना उसको हम लोग बॉयल करके और सैलेड्स के फॉर्म में भी खा सकते हैं, काफी अच्छा लगता है, टेस्टी लगता है वो, ठीक है। तो वो सब चीजें हैं। विटामिन डी हमने डिस्कस कर लिया। अब हमारा वेट पे ध्यान देना है। तो वेट में क्या दो चीज इंपॉर्टेंट है, एक तो हमारा पोर्शन साइज कि हम कितना खा रहे हैं, दूसरा हम क्या खा रहे हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट रिच होना चाहिए, है ना, प्रोटीन रिच होना चाहिए, क्योंकि प्रोटीन से मसल बनेगा, मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करेगा, तो नेचुरल है कि कैलोरी बर्न करेगा, है ना। उसके बाद हाइड्रेशन, हाइड्रोथेरेपी हर जगह इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारा देखना है, आजकल जो है एक टर्म है फैट परसेंटेज। फैट परसेंटेज को जो है वो बॉडी मास इंडेक्स जो हम 18 to 25 लेके चलते हैं उससे ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। इसके बारे में जब हम फिजिकल एक्टिविटी डिस्कस करेंगे मेनोपॉज के साथ तो हम फैट परसेंटेज पे भी डिस्कस करेंगे। यहीं पे एक बात मैं ऐड कर दूं कि फैट जो हम लोग एसेस करते हैं कि भाई हमें ऐसा नहीं कि फैट नहीं लेना है, फैट लेना है, हेल्दी लेना है, बिल्कुल लेना चाहिए। हाँ, पॉली अनसैचुरेटेड फैट लेना है। सैचुरेटेड को हमें कर्टेल करना है, ट्रांस को तो बिल्कुल नो, ठीक है ना। सैचुरेटेड तो वो हुआ जो कि सॉलिड है रूम टेम्परेचर पर, और अनसैचुरेटेड जो ऑयल्स होते हैं, और ट्रांस जो है वो बार बार आप उसको जो करके किए जा रहे हैं वो ट्रांस। जैसे समोसा बार बार या हम लोग जो तेल बचाते हैं ना वो नहीं बचाना है। हाँ, उसको फेंक ही देना है। हाँ, या कम तेल में पूरी तल लीजिए, थोड़ी फूलेगी कम, यही होगा। लेकिन उसको बर्बाद भी नहीं करना है, लेकिन बचा के यूज नहीं करना अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने स्वास्थ्य को बर्बाद नहीं करना है। या दो ही ऑप्शन है, या तो आप ऑयल बर्बाद करें या स्वास्थ्य बर्बाद करें। तो स्वास्थ्य जो है वो बेटर ऑप्शन है बचाने के लिए, तो तेल मत चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए। तो वो थोड़ा सा ध्यान देना है। या फ्राइड तो खाना ही नहीं है। देखो फूड हैबिट कोई एक दिन की हैबिट तो है नहीं, इट्स अ कल्चर। हमारी फैमिली में तुम्हारी मम्मी, हाँ, आपकी मम्मी आपको क्या खिलाती थी, आपके पेरेंट्स क्या खाते थे, आपके सिबलिंग्स क्या खाते थे, वो लेके यहाँ तक आपको लेके आएगा कि आज आप क्या खा रहे हो या अपने बच्चों को क्या खिला रहे हो। आपकी फ्रेंड सर्किल कैसी है, वो क्या खाते हैं, आपके जो है सोसाइटी में। तो इसीलिए मैंने कहा कि हमें सब तक ये मैसेज लेके जाना है कि हमें, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी इनिशिएटिव लिया है कि राइट डाइट लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे आ जाएं कि ग्रॉसली हमने सब कुछ कवर कर लिया। बड़ी सिंपल लैंग्वेज में कहते कि जो फ्रिज में तुम रखोगे वही तुम खाओगे। तो मैंने तो अपनी फ्रिज में स्वीट्स रखना छोड़ा हुआ है काफी लंबे समय से। शुगर नो, है ना। तो हमें अपने को मतलब मॉडिफाई तो करना पड़ेगा। उसके बाद अब आ जाओ कि कुछ और साइंटिफिक बातों पे हम लोग आ जाए। 3 रिसर्च है फूड के मामले में, डाइट के मामले में। एक का नाम है डैश डाइट, DASH, डैश डाइट। दूसरा है मेडिटेरियन डाइट, थोड़ा साइंस भी हम लोग डिस्कस कर ले। और तीसरा है माइंड डाइट। ये 3 स्टडी है। अरे वाह। हाँ, 3 स्टडी में क्या है, मेडिटेरेनियन, या तो जो डैश डाइट है वो बेसिकली ब्लड प्रेशर के कॉन्टेक्स्ट में है कि कैसे हम लोग ब्लड प्रेशर कंट्रोल करेंगे। ये तीनों डाइट जो है वो प्लांट बेस्ड डाइट है, ठीक है। सारा डाइट जो है वो प्लांट बेस्ड डाइट है। कलर्ड के लिए मतलब बहुत, हाँ, मतलब फ्रूट्स एंड मतलब ये वेजिटेबल्स के लिए, वेजिटेबल्स जो है उन्हीं पर बेस्ड है। तो नाम से ही क्लियर है कि जो मेडिटेरियन डाइट है, तो यूरोपियन या मेडिटेरियन सी के अराउंड जो लोग रहते थे वो लोग जो खाते थे जिस तरह के, वो पेस्केटेरियन नहीं है, मतलब फिशेस का मेडिटेरेनियन में तो होना चाहिए। हाँ, नहीं है, फिश भी है, फिश भी है, जैसे सैलम है, वो सब है। जो सब एक्चुअली इंडियन कंटेक्स्ट में तो हमें रेहू भी मिलेगी, और हम लोग खूब फ्राई करके सरसों में अच्छे से बना के खाएंगे, स्टीम करके नहीं खाएंगे, स्टीम करके नहीं, है ना। और अगर मिल जाए, अगर सी फूड मिल रहा है, नजदीक में है, फ्रेश मिल रहा है, कैंड नहीं मिल रहा है, प्रोसेस नहीं मिल रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। बहुत फिश तो बहुत अच्छा सोर्स है पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का, बिल्कुल बहुत बढ़िया सोर्स है ना। बोन हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है, मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन प्रोवाइडेड वो हमें एक तो बनाने का तरीका सही होना चाहिए, दूसरा प्रोसेस या कैन से नहीं होगा। मतलब अगर हमारा एक्सेस उसको इजीली है तभी वो हेल्दी है ना। बहुत उसको अगर हमने फ्राई करके बनाया है, बहुत स्पाइसी बनाया है, दैट विल नॉट सर्व द पर्पस इन मेनोपॉज, ठीक है। तो मेडिटेरियन में ठीक है, तुमने अच्छा पॉइंट आउट किया, हो सकता है मैं मिस कर जाती, तो क्योंकि खुद भी अभी वेजिटेरियन हूँ तो थोड़ा ध्यान भी कम जाता है। लगता है कि उसमें वो स्पेन के से ये सबसे अफेक्टेड हो, तो फिशेस होना ही चाहिए उसमें। बिल्कुल। तो जो मेडिटेरियन डाइट है वो प्लांट बेस्ड डाइट है, तो हमें एक्चुअली उसको फॉलो नहीं करना है, हमें अपने इंडियन डाइट को ही फॉलो करना है। इंडियन डाइट क्वाइट गुड है ना।
और इसमें बड़ा बैलेंस डाइट है। तो लेकिन फ्रूट बेस्ड, प्लांट बेस्ड, मेन मैसेज क्या है, प्लांट बेस्ड एंड फ्रूट बेस्ड। अब मेडिटेरियन में क्या था कि वो लोग थोड़ा सा अल्कोहल को अलाउ करते थे, लेकिन जो डैश डाइट है, जो हाइपरटेंशन को कंट्रोल करने का है, वो अल्कोहल को डिस्करेज करता है, मतलब बिल्कुल मिनिमम अमाउंट में अलाउ करता है। वैसे अल्कोहल के बारे में WHO का रिकमेंडेशन है कि एनी अमाउंट इज नॉट सेफ। Yes, exactly. आजकल बहुत सारी चीजें, आजकल बहुत सारी जो कहते हैं ना, जैसे बच्चे हमें नहीं, मतलब चीटिंग करने के लिए बहुत सारे पॉइंट्स गिनाते हैं, वैसे हो जाता है कि नहीं इतना अल्कोहल तो ले सकते हैं, इतना तो अलाउड है, कार्डियक इसके लिए अच्छा है, इसके लिए अच्छा है, हेल्थ के लिए अच्छा है। बट एक्चुअली आई फील कि ना तो इथिकली, ना ही फिजिकली, ना ही मेंटली, मतलब इन ऑल, क्योंकि वो एडिक्शन का ही एक रास्ता है और वो धीरे धीरे आपको डिटोरिएट करेगा, उस तरफ ले ही जाता है। हाँ, ले ही जाएगा, है ना। तो उसको मतलब बिल्कुल डिस्करेज करना है। तो जो डैश डाइट था उसमें क्या है, सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन है, नमक को रिस्ट्रिक्ट करता है, जो कि मेडिटेरियन से इसको डिफर करता है, और अल्कोहल कंजम्पशन पे भी फोकस नहीं है, तो इसलिए डैश को थोड़ा बेटर मानते हैं। अब है माइंड, लेकिन डैश भी बेसिकली प्लांट बेस्ड डाइट है। अच्छा। और ये जो थर्ड स्टडी है माइंड डाइट, तो ये बेसिकली जैसे जो ऐसे तो हमने जो प्लांट बेस्ड डाइट पे स्टडी की, तो कोई किसी भी न्यूरो डिजेनरेटिव चेंजेस के लिए हमने नहीं स्टडी की, हमने मेटाबॉलिक सिंड्रोम के लिए किया, शुगर, बीपी, इधर जो कोलेस्ट्रॉल, इस सब के लिए किया था, हार्ट डिजीज, है ना। लेकिन हमें जो है वो बाई प्रोडक्ट क्या मिला कि ये हमारे न्यूरो डिजेनरेशन को भी प्रोटेक्ट करता है, जो भी हमारा प्लांट बेस्ड डाइट है। तो उसमें जो माइंड स्टडी है उसमें ये पाया गया कि जो प्लांट बेस्ड डाइट है वो हमारे न्यूरो डिजेनरेशन को भी, जो कि मेनोपॉज में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ। तभी हमें जो है वो मेमोरी की प्रॉब्लम या कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम, या फिर जो है जो बहुत बार देखो अल्जाइमर्स है ना, फीमेल में अल्जाइमर्स बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन हो रहा है। अपनी डाइट पे ध्यान देना है। और देखो मैं इतनी बार क्यों इन तीनों डाइट के भी एक्सप्लेनेशन को लेकर आई हूँ कि प्लांट बेस्ड डाइट जो है ना, दैट इज फार 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 बेटर। ठीक है, अगर आपको नॉनवेज, मतलब स्पेशली कमिंग फ्रॉम अ फॉर्मर नॉन वेजिटेरियन नहीं, आप कन्वर्टेड तो ये इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि एक जो, अगर पता नहीं हार्डकोर थी या नहीं थी, लेकिन शी वाज अ नॉन वेजिटेरियन, शी इज अ डॉक्टर, बट अभी जो है उन्होंने बिल्कुल प्लांट बेस्ड डाइट को, और अभी वो हाईली रेकमेंड कर रही हैं। हाँ, तो ये मैं ही नहीं अभिलाषा, साइंस भी रिकमेंड कर रहा है। तुम्हारी 3 स्टडी जो है वो मेटाबॉलिक सिंड्रोम से लेके तुम्हारे ब्रेन प्रोटेक्शन में सब में प्लांट बेस्ड डाइट को ही इनकरेज कर रही है। लेकिन एट द सेम टाइम जो चिकन है, मतलब जो रेड मीट, तो लीन मीट जो बोलते हैं, हाँ, फिश और चिकन, पोल्ट्री और एग जो है, फिश जो है, वो ऐसा नहीं है, वो लेना है, बिल्कुल लेना है, लेकिन उसको लेने का तरीका होना चाहिए। मतलब बहुत फ्राइड नहीं लीजिए, बॉइल्ड भी नहीं, चलो आजकल तो एयर फ्रायर भी आ गया है, मतलब बहुत तरीके की, मतलब ग्रिलिंग आ गई है जो कम ऑयल में आप कर सकते हो, या ओलिव ऑयल या सरसों के तेल को यूज, तो मतलब कम ऑयल में करो, है ना। आप उसको रोस्ट करके, ग्रिल करके, बॉयल अगर पसंद हो तो बॉयल करके, स्टीम करके, मतलब आपको मोड ऑफ इनटेक चेंज करना पड़ेगा, है ना। और एग में भी, एग योक जो है, एक तो ले सकते हो अगर बहुत एक्टिव हो तो, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, दो, दैट इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी जबकि हमें मिलता नहीं है मतलब डाइट से, है ना, सनशाइन से ही मिलता है, बट एग्स में, या वो जो फिशेज हैं हमारी, फिश में, एंड हमारा जो है तुम्हारा, इवन आई डोंट हैव मतलब एग्जैक्ट लिटरेचर, बट मैंने बहुत बार आई हैव गॉन थ्रू कि मशरूम विटामिन डी का अच्छा सोर्स है ना। विटामिन डी, ये मशरूम मैं खूब कंज्यूम करती हूँ और अपने घर में सबको इनकरेज करती हूँ, बहुत बढ़िया है। मशरूम का एक और बेनिफिट है कि वो सीरोटोनिन रिलीज करता है, मतलब गुड हार्मोन भी, मतलब खुश रखता है आपको। हाँ, तो डोपामिन, सीरोटोनिन सब पे ध्यान देना है। तो आप बजाय चॉकलेट के आप प्लीज मशरूम शुरू करिए। चॉकलेट भी ले सकते हैं, एक छोटा टुकड़ा डार्क चॉकलेट ले सकते हैं, बिल्कुल एक छोटा टुकड़ा डार्क चॉकलेट लीजिए। हाँ बिल्कुल, आजकल मार्केट में है अवेलेबल है। हाँ, शुगर पे बिल्कुल नो। व्हाइट जो भी है ना, जैसे मैदा हो गया, नमक हो गया और चीनी हो गई, उसको बिग नो। जितना नो करेंगे उतना बॉडी टोड रहेगा, उतना माइंड एक्टिव रहेगा, उतना बॉडी एक्टिव रहेगा, और आपका फील गुड भी बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल सही बात है। तो अभी मैंने तुमसे कहा भी था कि मैंने ये कंपैरिजन भी बता दिया, और अगेन आई एम रिपीटिंग कि जो हम खाते हैं वही हम सोचते हैं, वही हमारा आचरण होता है। तभी तो हम लोग पूजा पाठ में भी फास्टिंग करते हैं, फलाहारी करते हैं ना, या फिर जैसे छठ पूजा हो गई, हमारी दुर्गा पूजा हो गई, है ना, तो जो हम लोग नवरात्रों में तो हम लोग फास्ट करते हैं या प्लांट बेस्ड डाइट लेते हैं, तो वो कहीं ना कहीं प्यूरिफिकेशन है, कहीं ना कहीं वो जो है ना आपका स्पिरिचुअल कनेक्ट भी है, सब कुछ है।
होलिस्टिक है, बार बार मैं होलिस्टिक डिस्कशन करती हूँ, नॉट ओनली साइंस विथ इमोशन विथ स्पिरिचुअलिज्म विथ रिलीजन, कि भाई हमें उन सारी चीज़ों पे फोकस करना है तभी हेल्दी होंगे। एक चीज़ पे अगर फोकस करेंगे कि साइंस के हिसाब से सब कुछ अच्छा अच्छा खा लिया बट हमारी थॉट अच्छी नहीं है या हमारा कहीं और पे गड़बड़ है, तो कहीं ना कहीं से हम ट्रैप हो जाएंगे, है ना। या हमारी सीडेंट्री लाइफ है, हम एक्टिविटी नहीं करते हैं, डाइट बहुत अच्छा लेते हैं, नो, आपको हर चीज़ पे वर्क करना है। अब इसके बाद हम लोग आ जाएं कि जो हमारा डाइट है, फिर तुम बोलोगे कि हिंदी आप बार बार स्पिरिचुअल इस पे भी फोकस नहीं, आई एग्री विथ यू, ये है, आई कंप्लीटली एग्री विथ हमारा यू, मेरी भी डाइट जो ऐसी बात होती है। वो, या हम जो फास्ट करते हैं वो हमारा मनोबल है, तपोबल है, आत्मबल है, सब कुछ है। और एक चीज देखो, इंटरमिटेंट फास्टिंग तुम्हारा फिटनेस में भी है बहुत ना, अच्छा है, हाँ, आई एग्री विद दैट। आप शाम में जल्दी खा लो, बस कम हो से गया, कम 12 आवर्स का गैप कर लो, तो बहुत हाँ, सारे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर से आप बचे रहोगे, बच सकते हैं, बिल्कुल, है ना। तो हमें जो है बेसिकली सोशियो कल्चरल वैल्यू ऑफ फूड जो है उसकी क्वालिटी को इनहेंस करना है, हाँ, उसको इम्प्रूव करना है अपनी फैमिली में, अपने पहले शुरुआत अपने से करनी है, खुद से करनी चाहिए, फिर फैमिली में, फिर सोसाइटी में, फिर कंट्री में। कंट्री का भी ये गोल है, तभी जो है हम लोग ना सब इससे अपने को सेफ कर पाएंगे। तो मुझे लगता है मेनोपॉज एंड डाइट में मैंने कुछ शायद अब छोड़ा नहीं है। अगर अच्छा, हाँ, बिल्कुल सही बात है। लेकिन इसके पहले कि आज हम लोग एंड करें, 2-3 क्वेश्चंस है, तो वो आपको बताना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बताऊंगी। उसके पहले एक बिल्कुल ना क्रूड एंड रॉ मैं बता दूं कि हमें क्या करना है। चावल, आलू, तली चीज, मिठाई, बाहर का खाना, कोल्ड ड्रिंक, कैंड जो जूस, फ्रूट, प्रोसेस फूड, इसको नो कर देना है अगर आप चाहते हो बचना तो। एंड चुकंदर, गाजर, केला, सेब, रोटी, दाल, अंडे, सोयाबीन बड़ी, है ना, दूध, दही, पनीर, पालक, आंवला एंड नट्स, है ना, जो भी आप ले रहे हो, फ्लैक्स सीड, चिया सीड्स जो भी ले रहे हो, मतलब इतनी चीजें जो भी है ना, स्प्राउट्स, सूप, जूस, ऐसे ना फ्रूट ज्यादा अच्छा है सूप या जूस से। रॉ जितना लोगे तो फाइबर बल्क भी तो बनेगा ना, बल्क भी तो आएगा, तो मतलब आपको फीलिंग आएगी। और स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स, मतलब एक बार ज्यादा लोड मत दो, एंड गुड हाइड्रेशन। ये जो है मैं अपनी सारी प्रेगनेंसी वाले पेशेंट को भी शेयर करती हूँ। कोई लाइफस्टाइल के लिए आता है कि भाई मेटाबॉलिक उसका अगर स्पेक्ट्रम है तो उसको भी कहती हूँ, और ये मेनोपॉज के लिए भी या एल्डरली के लिए भी, बच्चों से लेके बूढ़ों तक अगर इंसान है तो उसका डाइटरी पैटर्न ऐसा ही होना चाहिए। और ये बिल्कुल चाइल्डहुड से प्रैक्टिस करेंगे तभी हम आके अपने, मतलब जब हम एल्डरली होंगे तो उसको अडॉप्ट कर पाएंगे। बट ये है कि humans can adapt, can modify themselves. बहुत they must adapt to have a better अभी भी चेंज कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं कि चेंज नहीं कर सकते, है ना। एंड एवरी चेंज इज इम्पोर्टेंट। यस, ठीक है। चलो अभिलाषा, अब क्वेश्चंस पूछ लो, अगर मुझे आएंगे तो मैं बता दूंगी, नहीं आएंगे तो मैं अगली बार बताऊंगी। जी जी, अरे एक क्वेश्चन है कि आई एम 45 years facing various issues such as sometimes no bleeding, sometimes bleeding for longer duration, excessive bleeding, fibroids. Doc is giving me hormonal therapy. Is it right? I am putting on weight. Okay. एक्चुअली आई थिंक इसमें मुझे थोड़ा सा इनकम्प्लीट अभी इंफॉर्मेशन है। आई विल लाइक कि वो HRT में वो कौन सी मेडिसिन हार्मोन्स शेयर करें, और हो सके तो अपने डॉक्टर का प्रेस्क्रिप्शन भी शेयर करें, डॉक्टर ने समझ के ही दिया होगा, है ना। एंड जहाँ इसमें बताऊं कि अगर मान लीजिए कि आपकी साइकिल इरेगुलर है, ठीक है, एंड आपको HRT क्यों दिया गया है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो डेफिनेटली जब मैं उनसे मतलब 1-to-1 डिस्कस कर पाऊंगी तभी मैं उनको अच्छे से होलिस्टिक आंसर कर पाऊंगी। बट ये कि HRT का सर्टेन क्राइटेरिया है, हम लोग उसको आगे डिस्कस भी करेंगे, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी का। और वेट गेन जो है इट विल डिपेंड, बिकॉज हम लोग जो है मेनोपॉज में बहुत मिनिमम डोज देते हैं, और वेट गेन को आप सीधे जो है आप HRT को नहीं मतलब कल्प्रिट बता सकते हो सकता है आपकी लाइफस्टाइल में मॉडिफिकेशन की जरूरत हो, आपकी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाने की जरूरत हो, या जैसा आज हम लोगों ने डिस्कस डाइट चेंज, है ना, आपका मूड कैसा रहता है, बहुत क्यों आपके स्ट्रेस हार्मोन तो नहीं रिलीज हो रहे हैं, आपका डोपामिन कैसा चल रहा है, आपका सीरोटोनिन, एंडोर्फिन्स कैसा चल रहा है। तो ये जो क्वेश्चन है इसको मैं अभी ना 1+1-2 में आंसर नहीं कर सकती। इस क्वेश्चन के लिए आई विल लाइक नीड मोर इन्फॉर्मेशन। हाँ, जिनका क्वेश्चन है हाँ वो मुझे इसकी डिटेल्स दें। जी, आई विल चेक विद हर अगेन। या तो क्योंकि ये ऐसे सीधे नहीं एक्सप्लेन कर, HRT देते हैं हम लोग, लेकिन सेलेक्ट केसेस में देते हैं। हो सकता है कि हमारा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से ठीक हो जाए तो हमें HRT की जरूरत नहीं है जी। तो इट विल डिपेंड कि हम किसे देते हैं। हम लोग इस टॉपिक को लेंगे, मतलब एक सीरीज में हम लोग जो है ना, क्योंकि HRT इज अ बिग टॉपिक,
तो हम लोग मेनोपॉज एंड HRT को अलग से डिस्कस करेंगे, हो सकता है उनका डाउट क्लियर भी हो जाए जब हम पूरी डिटेल बताएंगे, बट इंडिविजुअल असेसमेंट इम्पोर्टेंट है ना। हम तो जो बताएंगे वो पूरा जनरल पॉपुलेशन पे एप्लीकेबल होगा। जी बिल्कुल। एक क्वेश्चन जो है ये स्पेशल पेरेंट की तरफ से आया है, मतलब स्पेशल नीड्स पेरेंट। उनके डॉक्टर ने उनके गर्ल चाइल्ड को, द क्वेश्चन इज कि शुड वी गिव सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन टू आवर गर्ल चाइल्ड? डॉक्टर इज सेइंग यू शुड गिव एट द एज ऑफ 10 to 12। तो स्पेशल नीड है बच्ची जो है, शी इज अ स्पेशल नीड्स, तो उसको 10 से 12 साल की उम्र में सर्वाइकल कैंसर का वैक्सीन देना, इज इट इम्पोर्टेंट? देखो वो डिपेंड करता है, बेसिकली पर्पस ऑफ ये जो HPV वैक्सीन है वो क्या है, वो है कि सर्वाइकल कैंसर से प्रिवेंट करता है ना, जो बच्चेदानी के मुंह का कैंसर होता है उससे प्रिवेंट करता है। 10 से 12 साल। हाँ, जस्ट पहले उसका पर्सपेक्टिव समझना पड़ेगा, है ना। तो उसमें क्या है कि स्पेशली क्या है, उसका क्राइटेरिया है कि जब हम सेक्सुअली एक्सपोज होते हैं उसके पहले वो वैक्सीन हमें लग जानी चाहिए, फर्स्ट थिंग। तो उस हिसाब से जो है वो फीमेल को जो है वो हम लोग जो है 10-12 साल 15 साल में जो भी है, मतलब बिफोर सेक्सुअल एक्सपोजर रिकमेंड करते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि स्पेशल नीड है तो डेफिनेटली वो आउटगोइंग नहीं है, इसको हम साइंस से नहीं, इसको हम सब्जेक्टिवली असेस करें, है ना। तो आउटगोइंग बहुत नहीं होंगी, क्योंकि देखो आजकल बच्चे जो हैं वो बाहर भी जा रहे हैं, बहुत सारे जो है मतलब सेक्स इंडल्जेंस भी है, यंगर एज में भी है। तो बट शी इज अ स्पेशल नीड। हाँ, वही मैं बता रही हूँ कि वो चूंकि उसका बाहर का बहुत जाना नहीं है, उसके मल्टीपल पार्टनर्स होने के चांसेस नहीं है, अर्ली सेक्सुअल एक्सपोजर का चांस नहीं है, तो वी कैन फॉरगो। हमें एक्चुअली अगर मुझे रिकमेंड करना होता तो मैं पेरेंट्स को ही चॉइस देती और मैं उनको ये सारा प्रॉस एंड कॉन्स बता देती कि क्यों देते हैं और क्यों नहीं दे सकते हैं, है ना। तो ये मैंडेटरी नहीं है मेरे हिसाब से, मैंडेटरी नहीं। हाँ, मैं ये नहीं कहूंगी, डॉक्टर का जजमेंट गलत नहीं है, अगर हम समझें इस चीज को कि सेक्सुअली एक्सपोज होने के पहले देना है तो देना है, लेकिन इसको हम इंडिविजुअली, बिकॉज स्पेशल नीड्स है उसका उतना हम आई डोंट एक्सपेक्ट कि उसका अर्ली सेक्सुअल एक्सपोजर होगा या मल्टीपल पार्टनर्स बनेंगे, तो दैट वे जो है वी कैन फॉरगो, है ना। इसको पेरेंट्स को जो है प्रॉपर काउंसलिंग की जरूरत होगी, उनको पूरी ये बातें समझानी होंगी, फिर वो चूज करेंगे, है ना। क्योंकि एक लास्ट क्वेश्चन है, there are reports of suicides in menopause and many ladies are not aware that one does get suicidal tendencies during this phase. तो थोड़ा ब्रीफली बता दीजिए जी, थोड़ा ब्रीफली बता दीजिए। अभिलाषा ऐसा है कि इसको एक तो इसका एक टॉपिक हम लोग आगे इस सीरीज में ही आओ बात करें में डिस्कस करेंगे, दैट इज मेनोपॉज एंड मेंटल हेल्थ। बेसिकली क्या है, एस्ट्रोजन जो है वो हमें प्रोटेक्ट करता है, मैंने पहले भी कहा कि एस्ट्रोजन हमें हर तरीके से प्रोटेक्ट करता है ना, वो हमारा आत्मविश्वास भी है, वो हमारा जो है हमें क्या होता है, लॉस ऑफ सेल्फ बिलीफ, लॉस ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, डिसमॉर्फिक फीलिंग, है ना, कि हमारा बॉडी जो फीमेल को हर तरह के, जैसे ही एस्ट्रोजन गया ओबेसिटी आई, है ना, और हर तरह की फीलिंग्स आती है, तो उस समय क्या होता है कि जो मूड स्विंग्स होते हैं, मान लो सोशल सपोर्ट फैमिली से नहीं अच्छा है, स्पाउस सपोर्ट नहीं अच्छा है, बच्चे मान लो नहीं सक्सेसफुल है, मतलब चेंजेस, एल्डरली से प्रॉब्लम, मतलब बहुत तरह का जो घर प्रॉब्लम होता है, जिसको हम लोग हिंदी में कह लो कलहपूर्ण माहौल घर का हो या बाहर में कोई दिक्कत हो, है ना। तो इन चीजों से क्या होता है कि जब तक एस्ट्रोजन है तो हम कोप कर लिए किसी भी तरीके से, बट वंस एस्ट्रोजन चला गया तो हमारा कोपिंग मैकेनिज्म जो होता है वो फिर जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। तो दैट वे क्या, हाँ, तो उसमें अगर हमें अच्छा सपोर्ट नहीं है या हमें इंफॉर्मेशन नहीं है, हम अवेयर नहीं है, तो हम बहुत लोनली वॉरियर हो जाते हैं। तो इस तभी तो हमने ये सीरीज शुरू किया ना, वो बात करें कि हमें इन चीजों पे बात करनी चाहिए। अब छिपा रहे हैं, बता नहीं रहे हैं, स्पाउस से नहीं डिस्कस, बच्चों से नहीं डिस्कस, एल्डरली को नहीं पता, वर्क प्लेस पे नहीं पता, हम अकेले झेल रहे हैं। तो वो होता क्या है कि स्ट्रेस लेवल इतना बढ़ जाता है कि हम जो है बेसिकली हमारा सीरोटोनिन डोपामिन सब बर्न कर जाता है ना, एंडोर्फिन्स बिल्कुल गया। मैं साइंटिफिक वे में भी बोल रही हूँ कि इसको हमें मॉलिक्यूलर लेवल पे भी समझना है, हार्मोनल लेवल पे भी समझना है, और हमारा स्ट्रेस हार्मोन जो है वो बढ़ गया, तो फिर एंजाइटी, डिप्रेशन, और जब डिप्रेशन बहुत सीवियर हो जाता है तो डेफिनेटली अगर हमने मान लो किसी साइकाइट्रिस्ट या किसी गायनेकोलॉजिस्ट को नहीं हमने ये किया, रेफर किया, नहीं कंसल्ट किया, और फैमिली में भी नहीं शेयर किया, तो डेफिनेटली हम निराश हो जाएंगे ना हर तरीके। और एक्चुअली ये जो सुसाइड है उसका 2 एंगल है, एक तो ये भी हो सकता है कि हम
प्री मेंस्ट्रुअली ऑलरेडी हमारे अंदर कुछ साइकाइट्रिक कंपोनेंट हो जो कि अनडायग्नोज्ड रहा हो और अनकवर्ड रहा हो, है ना, वो डोरमेंट फॉर्म में रहा हो, जो कि मेनोपॉज के बाद अनकवर्ड हो गया, है ना, ट्रिगर हो गया। ये भी एक है कि हो सकता है कि हम लोग प्री मेनोपॉज जो है, जो जब एस्ट्रोजन था तो वो अनकवर्ड था, हमें पता ही नहीं था कि हमारा, और हो सकता है हमारे मूड स्विंग्स उस समय भी थोड़े थोड़े होते हो सकता है हमको पहले से डिप्रेशन हो या मतलब उस तरह की कोई बीमारी। दो तरह की बीमारी होती है बेसिकली मेंटल डिसऑर्डर में, एक न्यूरोसिस होता है, एक साइकोसिस। न्यूरोसिस में क्या होता है, हमें हमारा इंसाइट रहता है ना, हम समझ सकते हैं, हमें रियलिटी से टच होता है। जो साइकोसिस है उसमें हमारा इंसाइट नहीं होता, तो हम मतलब रियलिटी से हमारा टच खत्म हो जाता है, तो हमारा ट्रांजिशन भी हो सकता है। ठीक है, जब एस्ट्रोजन के तो ट्रांजिशन हो सकता है, ये जो हिडन है, अच्छा, है ना, वो अनकवर्ड हो गया, जो है वो सामने आ गया। मतलब न्यूरोसिस जो से साइकोसिस हो सकता है वो वे बैक हो, वो आज सुसाइड मेनोपॉज में हो रहा है, बट वो वे बैक इलनेस हो, है ना। तो दैट वे क्या है कि इसको डायग्नोज करने के लिए तो सबसे पहले वही, तो मतलब एक, मतलब सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन अगर कोई ऐसी कोई महिला है तो उसकी जो बेटी है, मतलब उसकी डॉटर, शी शुड अंडरगो सम काइंड ऑफ डायग्नोसिस, बिकॉज जिन्होंने ये सवाल पूछा है उनकी माँ ने ही सुसाइड किया था, ठीक है, एट द एज ऑफ 47। बिल्कुल बिल्कुल, तो शी शुड आल्सो अंडरगो फॉर सम काइंड ऑफ असेसमेंट, नहीं, या उनको भी जो है ना। सो ऐसा है, देखो मैं फिर यहाँ पे थोड़ा सा मैंने अपने पिछले शायद अनरिलेटेड वीडियो पे डिस्कस किया था कि साइकोलॉजिकल इलनेस जो है ना, ये बहुत कॉमन है, मेंटल इलनेस बहुत कॉमन है, और यही जो है वो कभी कभी सुसाइड भी कराता है ना। इसका जो सीवियर फॉर्म है वो सुसाइड है, जब हम हर तरफ से होप, देखो आप अच्छे लोग सुसाइड कर लेते हैं, सुशांत सिंह राजपूत ने शायद कर लिया, या जो भी है, मतलब अच्छे लोग सेलिब्रिटीज कर लेते हैं, है ना, और छोटे तो बहुत करते हैं जो अननोटिस रह जाते हैं, जिनका हम नाम भी, इनके बारे में पता भी नहीं चलता, बच्चे कर लेते हैं, कोटा का रिपोर्ट देख लो, है ना, क्यों कर लेते हैं, जब हमें लगता है कि हम हर तरफ से निराश है, कहीं कोई एक्सेस नहीं है, उस पर बात करना जरूरी है। इसलिए तो इसमें क्या है कि हमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि दो चीजें हैं, एक तो चीज है कि हमारा मेंटल हेल्थ कैसे डिसाइड होगा। तो मैंने अगेन कहा कि हमारा पूजा पाठ बड़ा इम्पोर्टेंट है, मैं फिर बोल रही हूँ, मैं बार बार बोल रही हूँ इस चीज को। तो उसमें क्या है कि ये हमें एक तरह का आत्मबल देता है, एक हमारा मनोबल है ना, हमारे विल पावर को इन्हेंस करता है और हमारे स्पिरिचुअल कनेक्ट रखता है। तो जब हम भगवान पे सब कुछ छोड़ते हैं तो हमारा क्या है कि हम उन चीजों को आराम से एक्सेप्ट करते हैं, जो भी लाइफ में हो रहा है, अच्छा बुरा सबकी लाइफ में होता है, कम ज्यादा। तो अगर हम उसको भगवान पे छोड़ देते तो हमें एक आत्मबल मिलता है, बेयर करने में हेल्प मिलती है, ठीक है। और डेफिनेटली लाइफ में कुछ चीजें प्रीडिसाइडेड होती हैं, नो डाउट, लेकिन ये नहीं, इसका ये मतलब नहीं है कि हमें कर्म नहीं करना है, हमें कोशिश नहीं करनी चाहिए, प्रयास तो करना, प्रारब्ध को बदलने की कोशिश नहीं करनी है, इसका ये उसकी पूरी कोशिश करनी है। लेकिन हो सकता है कि हमारी जो है, हमारा स्ट्रगल होना चाहिए, हमारी जर्नी जो है वो मीनिंगफुल होनी चाहिए। लेकिन इसमें क्या है कि सबसे इम्पोर्टेंट दूसरा जो उसका फील्ड है वो काउंसलिंग के लिए जाओ, आप साइकाइट्रिस्ट के पास जाओ, या आप अपने डॉक्टर के पास जाओ, जो कि या अपने फिजिशियन के पास, है ना, वो तो आपका फर्स्ट कनेक्शन हो जाएगा ना, कर सकता है। तो दिक्कत कहाँ पे है कि हम फिजिकल इलनेस के लिए तो बहुत दौड़ते हैं, लेकिन मेंटल इलनेस के लिए हम उसको छिपाते हैं, टैबू है ना, उसको लेके बहुत सारे प्रेजुडिसेस है ना, पागल सीधे के वो तो पागल है, नो, हो सकता है उसको दवाइयां मिले, उसको चीजें मिले तो वो ठीक हो जा सकते हैं, है ना। जैसे शुगर है, बीपी है, कोलेस्ट्रॉल है, वैसे ही मेंटल इलनेस है, नहीं ठीक हो रही है तो फिर उसके लिए मेडिसिन है, तो हमें सपोर्ट लेना चाहिए, हमें साइंस की हेल्प, हमें स्पिरिचुअलिज्म की हेल्प लेनी चाहिए। तो इसलिए उनकी डॉक्टर को डेफिनेटली जाके अपने डॉक्टर से, गायकोलॉजिस्ट से भी मिलना चाहिए, और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग के लिए भी जाना चाहिए, और साइकाइट्रिस्ट से भी मिलना चाहिए। और ट्रीटमेंट में कभी ओवर डायग्नोसिस में कोई दिक्कत नहीं, और अपनी लाइफ अच्छी रखनी चाहिए, अपना सपोर्ट सिस्टम अच्छा रखना चाहिए, वर्क करना चाहिए, ठीक है। तो आज जो थी बहुत ही मीनिंगफुल बात रही, और मेरा ख्याल है हर बारी बहुत ही यूजफुल जानकारी आपसे मिलती आई है, इसमें कोई डाउट नहीं, और आगे भी मिलेगी। लेकिन डाइट को कैसे आप अपने जीवन में लाके चेंज करके, और एक्चुअली यू कैन कोप अप विद, जैसे आपका जो ईस्ट्रोजन लेवल कम हो रहा है फॉर मेनोपॉज, और वी नो पॉज की तरफ आप बढ़े। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर स्वरूपा, आपने एज यूजुअल बहुत ही एनलाइटन किया आज हम लोगों को, और इस तरह से सवाल आप सब लोग पूछते रहे, आपके जो भी डाउट्स हैं, और डॉक्टर स्वरूपा उनको क्लियर करती रहेंगी। थैंक यू सो मच दी, विल कनेक्ट लेटर नेक्स्ट वीक।
Thank you. Yeah. Thank Okay, you thank you, everyone. Thank you Abhilasha. everyone for watching.